नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और कल राहुल गांधी बंद कमरे में देश के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठे थे। ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे जो झूठ बोल करके चुनाव जीतें, समाज में नफरत फैलाएं, सदन में आकर के देश को गुमराह करें, भय और भ्रम फैलाएं। ये वो वाले लीडर्स नहीं थे। ये हैं जो सड़कों पर धक्के खाते, अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने समाज में भी ब्राह्मण ठाकुर नहीं, किसान मजदूर उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। उनके साथ बंद कमरे में राहुल गांधी की एक लंबी मीटिंग हुई। उस मीटिंग पर हमने कार्यक्रम किया था, लेकिन उस समय जब हमने कार्यक्रम किया था तो जो हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी सिर्फ वो बताया था। मीटिंग के भीतर से कोई वीडियो नहीं है। लेकिन अब जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कल देर शाम और आज सुबह मिलाकर के राहुल गांधी ने करीब करीब 6 मिनट के दनादन 2 वीडियो देश के सामने रख दिए, देश को दिखा दिए। बंद कमरे के भीतर मोदी का सच कैसे खुला, ये वीडियो जारी करके पूरे देश के सामने किया है राहुल ने। कई सवाल हैं इस देश में ट्रेड डील के बाद। ट्रेड डील के बाद सवाल है, क्या हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, हमारे उद्योग और मजबूत होंगे, क्या हमारा जो है खेती किसानी वो और ताकतवर हो जाएगा, मतलब किसान हमारे मजबूत हो जाएंगे, क्या हमारा टेक्सटाइल मजबूत हो जाएगा। लेकिन जो बात भीतर हुई, देखिए हम और भाऊ तो अक्सर ये बात कहते रहते हैं, आप लोग को लगता होगा पता नहीं ये भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वहां पर स्टेक होल्डर्स थे, वहां पर किसान थे, और उनकी और राहुल की जो बात हुई उसका निचोड़ राहुल ने जो बताया है वो आप खुद सुनिए, खुद तय कीजिएगा कि या तो एक मरेगा, किसान मरेगा, या मरेगा उद्योग, या इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, दोनों में से एक मरेगा या दोनों मरेंगे, दोनों उड़ा दिए जाएंगे। दोनों में से या तो एक मरेगा, फिर रिपीट कर दूं, या दोनों उड़ा दिए जाएंगे। मतलब कहीं से भी हमारे लिए कुछ भी अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए राहुल ने यह भी कहा कि हम तो जब से ट्रेड डील हुई है उसकी कमियां गिना रहे हैं, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान। अब मोदी सरकार के लिए एक चुनौती है, जो अंदर बातचीत हुई उसमें राहुल ने कहा कि अब तो हम ये चाहते हैं कि हम और आप सब मिलकर मांग करें कि मोदी जी एक फायदा गिना दें, इस ट्रेड डील से एक फायदा गिना दें। नुकसान तो हम लोग गिनाते गिनाते थक जा रहे हैं, कोई एक फायदा बता दो देश को। लेकिन वो थेथरई से नहीं, लॉजिक से, उसको तर्कों से आपको साबित करना होगा। वैसे वेग नहीं, देश विकसित राष्ट्र 2047 में बन जाएगा, ये डायलॉग तो सुनते सुनते कान पक गए सबके। तो जरा हम सारा दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे, और महाराष्ट्र में फिर उन्हीं किसानों जो सबसे ज्यादा खतरे में है, उन्हीं किसानों के इलाके में भाऊ इस समय यात्रा भी कर रहे हैं। तो फिर समझेंगे कि क्या वाकई दोनों उड़ा दिए जाएंगे, या ज्यादा खतरे में कौन है, उद्योग या ज्यादा खतरे में इंडस्ट्री, या फिर दोनों साथ। लाइए भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट, जो इस मीटिंग के बाद कल बड़ी मीटिंग हुई, 17 देश के बड़े नेता थे किसान और मजदूरों के। नरेंद्र सरेंडर मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है, और किसान यह बात समझ चुके हैं। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उनकी चिंता साफ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को अब भारी सब्सिडी और मशीनी ताकत से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया जा रहा है। यहां बराबरी की लड़ाई नहीं, एक तरफा दबाव है। सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे।
किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े हैं। फार्मर्स फर्स्ट। ये जो है, अब जरा ये वीडियो आप प्ले कर दीजिए। पूरा पूरा वीडियो, तो फोटो हम दिखा चुके हैं, पूरे वीडियो प्ले कर दीजिए एक बार। We are here about this Indo-US treaty. That's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They're heavily subsidized, sir, from diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है, मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का मेन, हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर हैं, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज़ है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफ़गानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया, जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें भी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा क्या है सर, 50% जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इसी से जनरेट होती है, टोटल इस एप्पल इंडस्ट्री से, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री से। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाज़ा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, इस मीटिंग में फाइनली मैं कल बताया था, एक बार फिर से केवल इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। इसमें 1 सप्ताह जो है, 1 सप्ताह का वक्त दोनों पक्ष ने लिया है। दोनों पक्ष मतलब राहुल गांधी ने और किसानों ने। ये सहमति बन चुकी है। अब तक किसान आंदोलनों को अक्सर गैर राजनैतिक, अराजनैतिक रखा जाता था। किसान के मंचों पर नेताओं को खड़े नहीं होने दिया जाता था, बुलाया नहीं जाता था। लेकिन अब राहुल गांधी और किसान नेता दोनों इस बात को मीटिंग में बोले
कि इनसे लड़ने के लिए अलग अलग लड़ेंगे तो सबके सब निपटाए जाएंगे। अब इनसे एकजुट एक साथ पूरे देश को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये देश के खिलाफ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो इस बात से सैद्धांतिक रूप से किसान संगठन भी तैयार हैं कि अब वो राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने की दिशा में बढ़ेंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से भी सहमति है। एक एक जो मोटा-मोटा खींची गई लकीर, वो ये है कि किसानों ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, आप अब इसमें आगे बढ़िए और इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मतलब एक कहते हैं ना कि ओपनिंग एक जोरदार ओपनिंग रखिए, जिसमें सारे देश के किसानों और मजदूरों के संगठनों को आप बुला लीजिए, उसमें हम लोग आएंगे और वहीं से हम साथ साथ इस देश की सरकार मनमानी और तानाशाही रवैया पर जो है, इस सरकार के खिलाफ फाइनली एक जो है सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पूरा इंडिया अलायंस होगा तो एकदम साफ साफ दिखेगा कि इस देश का कंप्लीट विपक्ष और इस देश का किसान मजदूर एक साथ 22, 23, 24 3 दिन का मोर्चा है। अब सप्ताह भर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे किसान, जो हरियाणा के 3, 4, 5 किसान संगठन है वो सब उसके लिए कॉल दे चुके हैं। तो वही 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते बाद फिर से राहुल गांधी और ये किसान संगठन सब मिलेंगे और 15 दिन के भीतर, क्योंकि उस मीटिंग में मौजूद मैंने बताया बहुत सारे ऐसे किसान नेता थे जो न्यूज लॉन्चर पर मेरे साथ बैठते हैं, आप लोग सुने हैं, उसमें कई ऐसे नेता थे। तो उनसे बातचीत हुई तो उन नेताओं की तरफ से भी है कि 15 दिन में हम एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो भाव से है बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल, जैसे वीडियो था, किसान सारे बता रहे हैं ना कि मक्का, सोयाबीन, वॉलनट, सेब, पल्स सब बता रहे हैं और आप न्यूज एजेंसियों के कैमरे पर गिरिराज सिंह जैसे लोगों के ऊल जलूल बकवास सुन रहे हैं। क्यों नहीं गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह, पीयूष गोयल, ये सारे के सारे ऐसे ही इस देश के स्टेक होल्डर कौन है? किसान है। इन किसानों को बिठाओ, आप दूसरे उद्योग वाले हैं, आप टेक्सटाइल वालों को बिठाओ, इन सबको बिठाओ और देश के सामने 1 घंटे लाइव एक बार आप लोग आ जाओ। ये किसान बेवकूफ है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, टेक्सटाइल वाले बेवकूफ हैं, तो पूरा देश को समझ में आ जाए ना कि किसान बेवकूफ है, टेक्सटाइल वाला बेवकूफ है, गिरिराज सिंह होशियार है, पीयूष गोयल होशियार है, शिवराज सिंह होशियार है। भाऊ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं ऐसे खुल करके चर्चा हो जाए? वो बताएंगे अपनी पीड़ा, इनको लाभ बता देंगे लोग कि फायदा तुम्हारा है। देखिए आशीष जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या पीयूष गोयल को पता नहीं है कि भारत गुलाम बन रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं कि गुलाम बन रहा है? सबको पता है गुलाम बन रहा है। इसलिए सब राहुल गांधी को टारगेट बना रहे हैं कि राहुल गांधी मूर्ख है, राहुल गांधी अर्बन नक्सल है, राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। मतलब इस देश का किसान मूर्ख है। प्रधानमंत्री ने तो पहले भी बता दिया था, 3 किसान कानून जब वापस लिए थे, उन्होंने कहा कि मैं इनको समझा नहीं पाया। मतलब एक नंबर अव्वल दर्जे के मूर्ख है ये। किसानों को इतना ज्ञान है कि वो उल्टा मटका रख के गैस नहीं जलाते और 3 सदियों के लोगों को नहीं मिलते। हाँ, मेरा किसान इतना अनपढ़ होते हुए भी इतना इंटेलिजेंट है कि पंछियों के आने जाने से पता पड़ता है उसको कि बरसात होगी नहीं होगी। ठीक है, वो हवाओं का रुख देख के बता देता है कि अभी थोड़ी बरसात होने का चांसेस है। ऐसा ही नहीं, बिना इसके पहले कोई इरिगेशन तो बाद में आया, बिना इरिगेशन की यहाँ खेती होती आ रही है और तब तो भारत सोने की चिड़िया कहलाती है। अब मैं आता हूं पीयूष गोयल का, मैंने एक स्टेटमेंट सुना। पीयूष अभी देखिए, वहां वो कह रहा था कि अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं, गिरिराज सिंह कह रहा था, कैबिनेट मंत्री है। देखिए वो कितने छिचोरी बात करते हो बात अलग है, लेकिन है तो कैबिनेट मंत्री, उनको कैबिनेट मंत्री तो मानना पड़ेगा, देश की कैबिनेट मंत्री है। वो कहते हैं कि एग्रीमेंट हुआ नहीं, प्रधानमंत्री बधाई देते कि एग्रीमेंट हुआ। वहां का एग्रीकल्चर मंत्री कहता है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया और हमारे किसानों की चांदी हो रही है। हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि हमारे किसान बहुत सेफ है। अब 2-3 चीजें हैं जो प्राइमरी जो ड्राफ्ट में आई। मैंने पहले भी कहा कि सोयाबीन तेल, लोगों को ये कहते हैं कि हमने तो तेल किया, ये भ्रमित कर रहे हैं, किसान मर जाएगा। किसान तेल थोड़ी उगाता है,
हम थोड़ी कह रहे कि किसान सोयाबीन लगाता है और तेल की शीशियां लगती है सोयाबीन के पौधे को, लेकिन वो सोयाबीन का किसान करता क्या है? तेल ही तो निकालता है। सोयाबीन का तेल किसान का और जो अमेरिका से जो तेल आएगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कीमतों में। कीमतों में क्यों फर्क है? दो चीजें, वहां बड़े बड़े लार्ज फार्म्स है, वहां गवर्नमेंट की सब्सिडी है। इससे ज्यादा वहां जीएम सोयाबीन अलाउड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसका एकरेज अपने 5 पट ज्यादा है। यदि हमारे यहाँ 5 क्विंटल होता होगा तो उनके यहाँ 25 क्विंटल होता है। तो उनके खर्चे कम, उत्पादन ज्यादा, तेल सस्ता। उनका तेल जब भारत में आएगा तो हमारा सोयाबीन क्या करेगा? सोयाबीन का और तो कोई काम होता नहीं है। सोयाबीन, लोग कहेंगे सोयाबीन का दूध निकालो। अरे यहाँ पे गाय भैंसों का ही दूध की नदियां बह रही है, वही दूध कहाँ कम बेचा जाए? सीजन में कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी डेयरियां अपने दूध के पाउडर बना के रखती है क्योंकि दूध नहीं जाता। ऐसे में सोयाबीन का दूध कहाँ दोगे? सोयाबीन के नगर्स कितने खाएंगे? सोयाबीन का मुख्य है तेल। और दूसरा जो बात है, जो ये बता नहीं रहे हैं और जो मैं बार बार इसको रेखांकित कर रहा हूं, डी ऑयल्ड केक, DOC। हमारे यहाँ सोयाबीन का जो कंटेंट है उसमें आशीष जी 18% तेल है, 2% मॉइस्चर और वेस्ट माना जाता है, और 80% खली होती है, जिसको डी ऑयल्ड केक कहते हैं, DOC कहते हैं। वो DOC हमारे यहाँ एनिमल फीड में जाती है, वो DOC विदेश में एक्सपोर्ट होती है। अमेरिका ने सोयाबीन तेल देके हमारे सोयाबीन के किसानों को मार डाला। अब हम DOC भी, क्योंकि सोयाबीन ही नहीं उगाएगा तो DOC का क्या एक्सपोर्ट करेगा? हमारा वो एक्सपोर्ट मार्केट गया, जो हम बाहर से डॉलर कमाते थे उसमें हम मार खा गए। दूसरी बात, हमारे यहाँ एनिमल फीड तो अब चलेगा ही नहीं, सारा एनिमल फीड अमेरिका से आएगा। एनिमल फीड के लिए उन्होंने तो वैसे भी दे दिया है। दूसरी बात, ये तो हो गया सोयाबीन, तो सोयाबीन तो गया। कपास, हमारे यहाँ पीयूष गोयल कहते हैं कि हमने यदि बांग्लादेश जैसी 0% पे टेक्सटाइल के लिए मांग की तो फिर हमें उनका कपास आयात करना पड़ेगा। इस मूर्ख आदमी को कौन बताए कि कपास पे आपने पहले ही 0% ड्यूटी कर दी है, और पिछले 3 महीने में भारत में कपास का आयात अमेरिका से 95% बढ़ा है। कपास के रेट MSP के नीचे चले गए हैं, कपास का किसान मर रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का कपास सिर्फ भारत में ही नहीं, हम बांग्लादेश और चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। अब चाइना ने ऑलरेडी भारत के साथ अपने देखते हुए, संबंधों को देखते हुए, उन्होंने धीरे से मैक्सिको और बाकी जगह पे अपना कॉटन रिसोर्सिंग शुरू कर दिया था। बांग्लादेश नंबर 1 पड़ा था। बांग्लादेश अब क्यों भारत से कॉटन लेगा? जब भारत के कॉटन लिया हुआ कपड़ा, जिस कपास के वो कपड़ा बनाएगा उसको उसके ऊपर 19% ड्यूटी देनी पड़ेगी, और अमेरिका से आयात करेगा। तो अमेरिका ने एक झटके में भारत के किसान को मार डाला। भारत का एक्सपोर्ट मार्केट जो है, जो अर्निंग होती थी डॉलर में हमारी, उसको मार डाला, वो खत्म कर दिया। देखिए, सोयाबीन में अर्निंग मार दी DOC की, कपास में अर्निंग मार दी अपने को डॉलर की, हमारे किसान को मार डाला। दूसरी बात है, जब वो सिर्फ कपास ही नहीं खरीदता था भारत से, धागा बहुत खरीदता था भारत से, क्योंकि बांग्लादेश भारत के एक राज्य इतना देश है, वो $10 बिलियन का कपड़ा बेचता है अमेरिका को। भारत बांग्लादेश से कई गुना बड़ा होते हुए $10 बिलियन का कपड़ा बेचता है, तो उसका बड़ा मार्केट है। तो 80% उनका सूत का जो रिक्वायरमेंट था, धागा, वो धागा भारत से जाता था। तो हमारे यहाँ अब धागे की जो थ्रेड मिल है वो संकट में आ जाएगी, कपास नहीं होगा तो जिनिंग मिल संकट में आ जाएगी, लाखों लोग इसमें बेरोजगार होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं आंकड़े दे रहा हूं, और ये आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो किसान, वो कपास का बेल्ट माना जाता है। तो मेरा जिला है, मैं यवतमाल जिले से आता हूं, विदर्भ के। कपास की सिवा कुछ नहीं होता वहां पे। आज कपास MSP से नीचे जा रहा है। अभी आप देखिए 6 महीने में कपास को लेने वाला कोई नहीं होगा। क्या करेंगे हम? किस मुंह से बात कर रहे हैं कि भाई कपास के लिए हमको कपास खरीदना पड़ेगा? कपास के लिए तो पहले आपने ट्रेड डील के पहले ओपन कर दिया, ये कपास हो गया। फिर मक्का, कई जगह मक्का अल्टरनेट क्रॉप करके आ रहा है। वो मध्य प्रदेश का जो बोल रहा था कि हमारा सोयाबीन और मक्का है, हमारे यहाँ मक्का 2 जगह जाता है आशीष जी। हमारे यहाँ मक्का पोल्ट्री फीड में जाता है, हमारे यहाँ मक्का खाने में भी जाता है ना? खाने में मक्का बहुत कम जाता होगा, लेकिन एक हमारा मक्के का सबसे बड़ा जो उपयोग आजकल होने लगा है वो एथेनॉल निकालने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथेनॉल के 70-72 रुपए प्रति लीटर देते हैं, इस कंडीशन पे कि तुम मक्के से एथेनॉल निकालो। अब अमेरिका से क्या आ रहा है? अमेरिका से एथेनॉल आ रहा है डायरेक्ट। जब अमेरिका से सस्ता इथेनॉल आएगा, क्योंकि उनके यहाँ मक्के का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है,
सेम जो सोयाबीन पे है वही मक्के पे लागू कीजिए आप। मक्का उनका सस्ता है, उनका आएगा। अच्छा, मक्के के बाद जब मक्के से एथेनॉल निकाल लेते हैं तो जो बचता है माल, जिसको आप खली कहो, तेल निकालने के बाद खली होता है लेकिन आप उसको भी खली कहो, या उसको शब्द है डीडीजीएस। वो डीडीजीएस भी हमारे यहाँ 0% पे इंपोर्ट होगा। मतलब जो पोल्ट्री फार्म या एनिमल फीड में जाएगा वो सप्लाई करेंगे, एनिमल फीड भी सप्लाई करेंगे। हमारा सोयाबीन खली बाहर एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, कपास एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। ट्री नट्स में तो सभी है, ट्री नट्स में सब है। अब पीयूष गोयल कहते हैं कि ट्री नट में हमने कोटा बांध दिया। भाई कहाँ है एग्रीमेंट? देश के सामने एग्रीमेंट लाओ ना, देश के सामने एग्रीमेंट के डिटेल लाओ। जब आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जैसा आपने यूरोप के साथ एफटीए किया और डिटेलिंग दिया, वैसा अमेरिका के ट्रेड डील के साथ डिटेलिंग क्यों नहीं देते कि हम वॉलनट्स के नाम पे, यदि हम वॉलनट्स के अखरोट कहे तो हम अखरोट कितने खरीदेंगे, अखरोट का कोटा कितना है, एप्पल आएगा तो कितना आएगा। उन्होंने कहा मैंने एप्पल के ऊपर भी 25 रुपए की ड्यूटी लगा दी। कहां से लगा दी ड्यूटी जब वो 0% पे बोल रहा है? आप हमको डिटेल दे दीजिए। सरकार को हम क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? यदि सरकार ने किसानों के हित में बात की होगी, सरकार ने इस देश के हित में बात होगी, तो आपको और मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि हम सरकार को गाली देंगे। लेकिन जो ट्रेड डील आप बताते हो कि हमने 25 रुपए, आपने ये मानने को तैयार नहीं कि आपने कपास का इंपोर्ट पहले से खोल दिया। आप कपास का नाम नहीं ले रहे। पीयूष गोयल की ये बचकाना स्टेटमेंट कि हम चाइना के जैसे, यदि बांग्लादेश जैसी हमने 0% मांगी तो हमको कपास आयात करना पड़ेगा। अरे मूर्ख, कपास ऑलरेडी आयात हो रहा है। कितना भ्रमित करोगे किसानों को, कितना झूठ बोलोगे? 95% बढ़ गया आयात, इंपोर्ट 95%, मतलब 2 गुना हो गया। मैंने बोला ना, आंकड़े हैं मेरे पास। लाल ज्वार आएगी, वो काय में जाएगी, वो अभी बताया ना, में जाएगी। राहुल किसान ने बताया ना, लाल ज्वार आएगी तो हम मुकाबले नहीं कर पाएंगे। हमारा उनका 11 रुपए के रेट पड़ेगा, हमारा 36 अच्छा, का। दूसरी बात, मैं दर्शकों को, और मैं कई बार ये जटिल, ये क्या करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। मैं फिर बताती हूँ, अपने यहाँ WTO क्यों था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था हम जैसे देशों के लिए जो विकास के रास्ते पे है, उनके लिए बना था। और हम लड़े थे बड़े बड़े विकसित देशों के साथ। आप अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं और बोलते हैं कि माल, हमारे यहाँ 18% ड्यूटी जो अमेरिका पे लग रही थी वो WTO के तहत लग रही थी। वो ऐसा नहीं कि भारत ने उठा और 18% लगा दिया, क्योंकि अमेरिका में इतनी सब्सिडी किसानों को देते हो, हम तो नहीं देते। तुम किसानों को सब्सिडी देते हो, हमारे यहाँ किसानों को सब्सिडी नहीं है। ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, बराबरी का सामना होना चाहिए। इसलिए हम 18% लगाते हैं ताकि तुम्हारा माल हमारे यहाँ नहीं आए, हमारा किसान बचे। ये WTO का मोस्ट उद्देश्य था। ट्रंप ने आके WTO को बंद कर दिया, खुद ही अपना चालू कर दिया कि तुम 18% देते हो। ट्रंप के साथ इन्होंने क्यों नहीं कहा साहब हम 18% क्यों देंगे, क्यों नहीं लगाएंगे तुम्हारे कपास पे 18%? तुम कपास पे कितनी सब्सिडी देते हो, सब्सिडी तुम बंद करो, हम भी बंद कर रखी है। तुम्हारे यहाँ कौन सा है? तुम जो हम कपास करते हो कपास करो। आज हमारा देश का किसान GM सोयाबीन के लिए रो रहा है, नहीं परमिशन दे रहे। आज हमारा किसान RR के लिए राउंडअप, एक नया कॉटन का जो हमारे यहाँ GM कॉटन है, लेकिन उन्होंने और इसके उन्नत एक वेराइटी करी है जिसको RR कॉटन बोलते हैं, रेडी राउंडअप उसको नाम है। उससे बहुत सारी खर्चे बचते हैं। रेडी राउंडअप कॉटन क्वालिटी आने से, खासकर जो वेडीसाइड्स है, उसको जो तन उगता है उसको, उसके लिए लेबर से निकालना पड़ता है। वो ऐसी RR क्वालिटी है कि जिसमें तन पौधा बचता है, और कीटकनाशक यदि डाल दो आप तो बाकी चीजें मर जाती है, पौधा बचता है। वो RR क्वालिटी है। आज सबसे ज्यादा दवाइयां यदि किसी पे लगती होगी, यदि इस देश की पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कंपनियां जिंदा है, तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ कपास के ऊपर जिंदा है। कपास ऐसा क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा कीड़ा और सबसे ज्यादा रोग लगते हैं, सबसे ज्यादा उसमें दवाइयां यूज होती है। अभी हमारे यहाँ GM कॉटन का यूज हुआ। आशीष जी, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। GM कॉटन का पौधा जो है वो 4-4 फीट 5-5 फीट ऊपर हो जाता है। उसके ऊपर भी कभी कभी कीड़ा लग जाता है, तो उसके ऊपर जो स्प्रे करना पड़ता है, वो बाकी पौधों पे जब स्प्रे होते हैं, जो किसान के बच्चे हैं या किसान जानते हैं, या जो किसान नहीं, मैं उनको बता देता हूं। एक यदि कपास का पौधा 3 फीट हाइट का है, तो जब आप स्प्रे करोगे
जो आदमी 5 फीट का स्प्रेयर इंसान है नॉर्मल, पीठ पे बैग रख के जो स्प्रे करता है वो ऊपर से स्प्रे करता है ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन जीएम के ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा स्प्रे करना पड़ता है। हवा का रुख बदल गया, 20-20 लोग एक दिन में मर गए, क्योंकि हवा तेज बही, जो स्प्रे कर रहे थे वो उनके मुंह पे आ गया, इंजन हो गया और मर गए। इस बात को सिर्फ 1.5 साल हुए। क्या किसान की प्रॉब्लम है इनको मालूम है? इनको मालूम है जीएम का पौधा कितना बड़ा होता है, ऑर्डिनरी पौधा कितना बड़ा होता है, जीएम क्या है, आरआर क्या है। मैं चैलेंज देता हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बता दे मुझे, किसान मंत्री बने हैं इस देश के, डील करके आते हैं बिना किसानों को विश्वास में लिए। मैं बस 2 मिनट आपको रोकूंगा, 2 मिनट, क्योंकि आपने कहा ना बता दें। सुनिए, उनको मोर्चे पर लगाया गया है, दोनों को मैं सुनवाता हूं। पहले गिरिराज सिंह वाला सुनवा देते हैं ताकि लोगों को रिमाइंडर हो जाए। हम लोग कह रहे हैं ना कि वाकई हम लोग को शायद पागल कुत्ता काटा, हम लोग नहीं समझ पाए हैं, इनसे समझिए जरा, सुनाइए भैया। कौन सा किसान का मुद्दा? झूठ, राफेल की तरह झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना। जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है? ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब भ्रम फैला करके देश में, मैं कल भी कहा, ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनके ऊपर तो प्रिविलेज ही नहीं, बाहर भी केस होना चाहिए। जब तक अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, सिग्नेचर किया हुआ, अभी तो जवाब सवाल चल रहा है और आप देश में भ्रम फैला रहे हैं किसानों के हित कर। जिसको पता नहीं है कि बाछी और बाछा में क्या अंतर होता है, वो किसानों के हित की बात करेंगे। जिसको पता नहीं कि खेत क्या होता है, कलावती के घर में गरीबी सीखते हैं। चलिए, अब जरा कृषि मंत्री को सुनवा दीजिए, इन पे क्या टिप्पणी करें, इन पे क्या मूर्खों टिप्पणी करें। लगातार झूठ बोल रहे हैं, सुनिए बाबू, लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो, और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा?
सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है। कांग्रेस आज निराश है। भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस सुझाव नहीं है। यहां तक कि झूठ और फरेब के अलावा हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये आज आशीष जी, वो तिरंगा शर्मसार हो रहा होगा कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोलता है। मैं उनकी एक बात से मानता हूं कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, देश ने आयात किया, लेकिन 18% पे किया, 18% पे किया, 0% पे नहीं किया। आप ये कहते हो कि यहाँ सोयाबीन सेफ है, जब तेल ही ऊपर से लाओगे तो सोयाबीन कहाँ से सेफ होगा? मुझे बताइए आप, कितना बड़ा झूठ तेल बोला ही सेफ, कितना बड़ा झूठ बोला है ना? आपके बेटे की गुलाब फूलों की खेती है, ठीक है, कल आप बोलोगे कि फूल आयात नहीं हो रहे, गुलदस्ते आयात हो रहे हैं, तो आपका बेटा फूल क्या करेगा? गजरा बना के गुलदस्ते ही तो बनते थे, अपने ही बाग में गजरा लगा बना के घूमे बेचेगा है? या आप इतना मूर्ख समझते हो देश को? सोयाबीन तेल, सोयाबीन समझ में नहीं आता, एथेनॉल और मक्का समझ में नहीं आता, डीडीसीएस समझ में नहीं आता, कॉटन समझ में नहीं आता, कपास पे कोई मुंह से शब्द निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? नानी याद आ जाती है तब कपास के नाम लेने से। किसान का पहले भी आयात होता था, पहले होता था आयात। 18% करिए ना आप, 18% पे, 11% पे तो कॉटन भी आयात हो रहा था, हम कौन सा मना करते? 0% करने से यहाँ का किसान मर गया। आप 0% कैसे करोगे? आपने कहा अभी कि हम एप्पल का कोटा दे रहे हैं, ये आप सारा एग्रीमेंट लोगों के सामने रखते क्यों नहीं? उधर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि 0% पे आ रहा है, तुम कह रहे हो 25 रुपए की ड्यूटी लगाते हैं। हम किसको सही माने? एग्रीमेंट लाए, आपका एक कुपड़ मंत्री बोलता है कि अभी तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, बातचीत ही चल रही है। वो कहता है बातचीत चल रही है, आप 25 रुपए पर किलो सेब पे पेनाल्टी बता रहे हो। अरे पहले आपस में बैठ के तय करो, बताना क्या है देश को। यही तो है, एक को बोलता है तू ये बोल, दूसरे को बोलता है तू ये बोल, तीसरे को बोलता है तू ये बोल, ताकि भ्रम फैला रहे। और बार बार राहुल गांधी को मूर्ख बनाते हैं। छोड़िए राहुल गांधी को, मैं चैलेंज करता हूं आज, यदि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इतना इस पे ट्रेड डील पे इतना विश्वास है, तो वो मुझ में या मुझे या आशीष जी को, किसी में से हम दोनों को, उन्हीं के घर पे जाके
हम कुछ हाँ, सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दे देना बस। हाँ, हाँ, बस जवाब चाहिए मुझे। उनको भी आना नहीं है, खत्म। घर ही चले जाएंगे। और उन्होंने जवाब दिया तो वो जवाब जैसे है वैसे हम दिखाएंगे। हमें कोई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि इस देश का भला होता होगा तो मैं रोज प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके साष्टांग दंडवत रोज करूंगा मैं, यदि देश का भला होता होगा तो, इस दिल से। और ट्रंप का फोटो लगा के रोज मैं पूजा करूंगा। अगरबत्ती लेकिन बताई तो सही, पहले आपस में बैठ के तय करो। एक दिन आप जो कह रहे हो ना किसानों के साथ बैठ के, पहले इनको आपस में बैठना है आशीष जी। पहले गिरिराज सिंह को ये बताना होगा कि वो ट्रेड डील हुआ है, ये तुम मत कहना कि नहीं हुआ है अभी। इससे प्रधानमंत्री को भी आप मूर्ख बता रहे हो कि बिना ट्रेड डील हुए उन्होंने बधाई दे दी। बताइए, इतने उत्साही लाल हुए हमारे यहाँ देश में, प्रधानमंत्री ने क्यों बधाई दी ये पूछना चाहिए। लेकिन क्या है, ये जो आदमी बकलोली करता है, सामने ऐसे पैमरियन बैठे हुए हैं, एक ने सवाल नहीं पूछा। साहब ये एग्रीमेंट हो गया तो प्रधानमंत्री ने बधाई क्यों दी? जब निगोशिएशन ही चल रहा है तो प्रधानमंत्री ने बधाई किस बात की दी? जो फैक्ट शीट आई वो क्या थी? मैं ये कह रहा कि यही 17 लोग, अगर करेज होता ना, मैं शिवराज सिंह चौहान के इस इतने बड़े वीडियो पर एक ही लाइन कहूंगा, इन्हीं 17 को बुला लो वहीं पर। आपका तो दफ्तर से इतना बढ़िया लग्जरियस है, कैमरा लगा ही है शूट करने के लिए, जो आपका वीडियो शूट वही लाइव ये कर दो। नहीं तो मध्य प्रदेश में सालों मुख्यमंत्री रहे, जिस मध्य प्रदेश के किसानों की इकोनॉमी ही सोयाबीन पे है। हाँ, वो बैठा तो था मध्य प्रदेश का किसान भी। पूरा मालवा सोयाबीन पे है। हाँ। भोपाल और वो आसपास का एरिया गेहूं पे है। पूरा आप इधर ग्वालियर और वो सारा रीजन जो है वो चना और सरसों पे है। हमने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की है, हम इनको बताते हैं कौन से जिले में क्या पैदावार होता है, उत्पादन होता है। सोयाबीन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश में हुआ, सोयाबीन का एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में हुआ। तब भी कई लोग, किसान लोग जो रहते हैं, वो बार बार कहते थे हमारे देश की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं बता रहा हूं कितना, अब तब भी अमेरिका ने गेम खेला। जब सोयाबीन इंडिया में लाया तब ये बताया गया था इसमें प्रोटीन है बहुत। तो हमारे यहाँ कहा कि हमारे यहाँ दालें इतनी खाई जाती है कि हमको प्रोटीन की जरूरत नहीं। अमेरिका में इतनी दालें नहीं खाई जाती है खाने में, हम तो बिल्कुल दाल के बगैर तो खाना नहीं होता हमारे यहाँ, तो हमारे प्रोटीन की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो सरसों होता है उसमें 52% तेल निकलता है, सोयाबीन में सिर्फ 18% तेल निकलता है। हमने कहा कि सोयाबीन का बहुत प्रॉब्लम है। तब ये बताया गया ये खली एक्सपोर्ट होती है। तब हमारी तब उस मूवमेंट का मैं किस्मती गवाह हूं। हमने आर्टिकल लिखे हैं, हमने किसानों के इंटरव्यू छापे हैं, हमने सोयाबीन वालों के भी इंटरव्यू छापे हैं। लेकिन अमेरिकन लॉबी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही थी, सोयाबीन 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 सोयाबीन। फिर सोयाबीन के प्लांट लगे। दूसरी बात, सरसों का तेल निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन प्लांट नहीं लगाने पड़ते हैं, वो एक्सपेल होता है। एक्सपेलिंग जो होता है वो सरसों का दाना दबाओ तेल निकलता है, मूंगफली का दाना दबाओ तेल निकलता है, तिल का दाना दबाओ और अपना सूरजमुखी का दाना दबाओ, इसमें से तेल निकलता है, नारियल दबाओ तेल निकलता है। तो कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस, ये सारे जो सिस्टम है इस पे होता है। सोयाबीन का दाना दबाने से तेल नहीं निकलता। तो सोयाबीन के लिए अलग सिस्टम लगता है, वो एक्सट्रैक्शन प्लांट बोलते हैं उसको, उसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सोयाबीन के दानों को स्टीम से थोड़ा सा नरम करके उसको पसला, उसके पिलेट्स बनते हैं, जैसे चना जोर गरम जो खाते हैं लोग वैसे वैसे दबता है वो। फिर उसमें हेक्सिन पंप करता है, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। वो हेक्सिन, उसमें से तेल निकल के एक जगह स्टोर होता है, फिर जब वापस आता है तो हेक्सिन अलग और तेल अलग होता है, और वो फिर तेल फिल्टर होता है, रिफाइंड होता है, तब सोयाबीन का तेल निकलता है। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट इंटेंसिव था। लेकिन क्या करो, सोयाबीन बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ उद्योगपतियों ने प्लांट पे प्लांट लगाए, जो कैलाश सहारा जैसे लोग थे जो अब नहीं है, लेकिन उनका रुचि सोया, तो आपने देखा कि कैसा बैंकक्रप्ट हो गया, और फिर बाद में रामदेव ने खरीदा उसको। सब वही तो सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन का इंदौर में ऑफिस है। कहने का मतलब है सोयाबीन क्या है, यदि ये मामा को मालूम नहीं है तो ये दुर्भाग्य, इतने साल इन्होंने मध्य प्रदेश में राज किस हैसियत से किया।
अरे सोयाबीन के लिए किया कि वो कौन, एक दिलीप बिल्डकॉन के लिए क्या, अब ये तय करना होगा सोयाबीन या दिलीप बिल्डकॉन। खैर चलते चलते राहुल गांधी की एक क्लिप जो और जो है अलग से सोलो उन्होंने बनाया वीडियो, वो भी चला देते हैं, फिर इजाजत देते हैं। चला दीजिए भैया। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। ये है यूएस डील, बड़ा क्लियर कट। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी ने कहा, कोई फर्क नहीं, हम तो कही रहे हैं। इसमें राहुल गांधी का एक पॉइंट रह गया कि भारत तो ऑलरेडी, इन्होंने तो 0% कॉटन पे पहले ही कर दिया है भारत पे। हाँ, ये तो पहले कर चुके हैं। मतलब जो भारत कॉटन इंपोर्ट भी करेगा उसको भी 0% नहीं है। 0% नहीं। हाँ। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।